Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we are discussing fingertips lectures of Law Gate, and in today's video we are going to start a new subject, that is Kanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कानून-ए-शहादत ऑर्डर 1984 से पहले जो एक्ट प्रिवेल कर रहा था दैट वाज एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि गवाही से मुतालिक एविडेंस से मुतालिक जो कानून था वो एविडेंस एक्ट 1872 था। टिल इंडिपेंडेंस 1947 यही एक्ट प्रिवेल कर रहा था, लेकिन उसके बाद 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो ज़ियाउल हक ने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस एक्ट को रिपील कर दिया और कानून-ए-शहादत ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस ऑर्डर को पास करने का बेसिक पर्पस क्या था? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एविडेंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम, के लॉ को इस्लामिक इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग लाया जाए एज पर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये जो कानून है, कानून-ए-शहादत ऑर्डर, ये किसके मुतालिक है? ये गवाही के मुतालिक है। सो ये गवाही के मुतालिक ऑर्डर कब पास किया गया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 28 अक्टूबर 1984 को प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया था। ये डेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है लॉ गेट के हवाले से। दूसरी चीज जो हर लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन किस किस हद तक है इस ऑर्डर की। सो पहली बात, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पाकिस्तान, एंड सेकेंडली एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो किसी भी कोर्ट के सामने होती हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल है, कोई ट्राइब्यूनल है या कोई और अथॉरिटी है जो अपनी जुडिशियल और कुज़ाई जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन सिंपली आपने याद क्या रखना है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर क्या है कि ये ऑर्डर आर्बिट्रेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स एक आर्बिट्रेटर के सामने होती हैं उन पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, वो कोर्ट मार्शल है, ट्राइब्यूनल है, कुज़ाई जुडिशियल जितनी भी हैं, उन तमाम के ऊपर ये कानून-ए-शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल है। ये भी लॉ गेट के अंदर पूछा जाता है कि इस ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर नहीं है। सो आपने याद रखना है आर्बिट्रेटर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अब कानून-ए-शहादत गवाही से मुतालिक कानून है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि गवाही देने वाला कौन है। विटनेस जो वर्ड विट से निकला है, जिसका मतलब है इंटेलिजेंट, कैपेबल, जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हो, यानी कि ऐसा पर्सन जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आया है किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए, उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनको अपने माइंड में स्टोर करे एंड देन एक्सप्लेन इट और रिप्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि वो कौन है? आइडियल विटनेस है। अब इस कानून-ए-शहादत ऑर्डर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। गवाह कौन हो सकता है? गवाही कौन दे सकता है? कितने बंदे हैं जो गवाही दे सकते हैं? नंबर ऑफ द विटनेसेस, कौन ऐसे लोग हैं जो कि गवाही नहीं दे सकते ऑल्दो वो कॉम्पिटेंट है? फिर किन चीज़ों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है? क्या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें गवाही देनी है? सो इन तमाम क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने इस फिंगर टिप्स लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 बात करता है हु मे टेस्टिफाई, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन गवाही दे सकता है। सो आर्टिकल 3 ने सबसे पहली बात करते हुए कहा ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, बात ही खत्म कर दी। आर्टिकल 3 ने कहा कि तमाम लोग गवाही दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रखी है गवाही के लिए कि ऐसे बंदे जो कि
कंडीशन क्या है कि जो के सवालों को समझने की सलाहियत रखते हैं, हु अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन, जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो सवाल को समझे और उसके बाद उस सवाल का दुरुस्त जवाब दें, तो वो तमाम लोग कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। अब यहां पर कैटेगरीज को उसने खत्म कर दिया, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, ये तमाम कैटेगरीज खत्म होगी, बल्कि जितने भी लोग, चाहे वो टेंडर एज के हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हैं, चाहे वो किसी बॉडीली डिजीज से सफर कर रहे हैं, अगर उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है, अगर उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि वो क्वेश्चंस को समझने के बाद उस क्वेश्चन का रेशनल आंसर दे सकते हैं, तो वो गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है। आर्टिकल 3 ने हमें ये बता दिया। सो आर्टिकल 3 के अंदर कैटेगराइज नहीं किया हुआ एजेस को, कैपेबिलिटीज को, बल्कि सिर्फ क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एविडेंस के लिए कोर्ट में कॉम्पिटेंट हो। फिर इसी तरह आगे एक प्रोवाइजो दी है कि अगर कोई बंदा पर्जरी कमिट कर रहा है, यानी कि उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पहले फॉल्स एविडेंस दिया था, तो उसको एलिजिबल विटनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर फर्दर इसी प्रोवाइजो को कोर्ट मजीद एक्सप्लेन करते हुए लॉ में कहा गया कि अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट ही हैज रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, उसने अब इन तमाम कामों को छोड़ दिया है और अपना रास्ता दुरुस्त कर लिया है, देन ही इज अ रिलायबल विटनेस नाउ द कोर्ट कैन एक्सेप्ट हिम एज एन आइडियल विटनेस, एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। सो पर्जरी के लिए भी कंडीशन रखती कि अगर ही हैज मेंडेड हिज वेज एंड रिपेंटेड देन ही विल बी कंसिडर अ कॉम्पिटेंट विटनेस। फिर तीसरी बात इसी आर्टिकल 3 के अंदर बताई गई है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है, उनकी क्वालिफिकेशंस को इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम डिटरमिन किया जाएगा। यानी कि जो होली कुरान और सुन्ना के अंदर एक विटनेस की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अब क्या क्वालिफिकेशंस है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस, वो किसी के फेवर में गवाही ना दे, बाइस्ड ना हो, और थर्डली तस्कियत शहूद का जो शर्त है वो रखी गई है। तस्कियत शहूद कौन है? ऐसा पर्सन जो कि पाकीज़ा गवाह है, जिसने कोई गुनाह कबीरा कमिट नहीं किया, वो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है, तो वो कॉम्पिटेंट है। सो आर्टिकल 3 ने क्या कहा? ऑल पर्सन्स हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड गिव रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस irrespective of their age and bodily diseases। इसी तरह पर्जरी कमिट करने वाला पर्सन्स भी एलिजिबल विटनेस कंसिडर किया जाएगा इफ ही हैज रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज। अब पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन गवाही दे सकता है। फिर दूसरी बात, हमने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि कौन से ऐसे बंदे हैं कि जो ऑल्दो कॉम्पिटेंट हैं, वो क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गवाही नहीं दे सकते। सो आर्टिकल 4 टू आर्टिकल 16 इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे पर्सन्स हु आर ऑल्दो अ कॉम्पिटेंट विटनेस बट कैन नॉट बी कंपेल्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कौन कौन से लोग हैं। सो हम इन आर्टिकल्स में उसको डिस्कस करेंगे। जिनको इम्यूनिटी दी गई है, who are enjoying the extra benefit which is granted by the law, their communication is privileged, they are given the legal benefit। So article 4 to 15 deals with the classes of privileged communication। सबसे पहली क्लास है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। इनको आप कंपेल नहीं कर सकते रिगार्डिंग देयर ऑन कंडक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इफ एनीथिंग कम्स टू देयर नॉलेज ड्यूरिंग द केस, इस चीज के लिए आप उनको कंपेल नहीं कर सकते। दे आर गिवन द प्रिविलेज, आप इनको एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो कि उस मैजिस्ट्रेट के सामने हो रही है, वो उसमें आई विटनेस है, तो उस चीज के लिए उसको विटनेस बुलाया जा सकता है। सेकेंडली, कम्युनिकेशन बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिड कपल के दरमियान ड्यूरिंग दी मैरिज जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं करवाया जा सकता।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट अफेयर्स के अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट के लिए स्टेट ऑफिशियल्स को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके आंसर करें उन रिकॉर्ड्स के बारे में। फोर्थली, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस जो ऑफिशियल पर्संस हैं वो भी आंसरेबल नहीं है फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, दे आर प्रिविलेज्ड। सेकेंडली, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज एडवोकेट, डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, वो भी प्रिविलेज्ड हैं। आप इस चीज़ के लिए भी कंपेल नहीं कर सकते कि उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जाए। इसी तरह जो क्लर्क्स वगैरह हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, ऑल दी अदर ऑफिसर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट इज रिगार्डेड इज द प्रिविलेज्ड। स्ट्रेंजर्स को आप कंपेल नहीं कर सकते। इसी तरह जो इन्फॉर्मर ऑफ द ऑफेंस है, जो आपको किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो इस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके डिस्क्लोज करे। इसी तरह आर्टिकल 4 to 15 में ये तमाम कैटेगरीज हमें बताई गई हैं जिनके अंदर इन तमाम कैटेगरीज ऑफ द पर्सन्स को प्रिविलेज दी गई है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है कि इनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशंस हुई हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्क्लोज नहीं कराया जा सकता। ऑल्दो ये तमाम पर्सन्स कॉम्पिटेंट हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्ट ऑफ लॉ में आकर गवाही नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है एक्म्प्लिस की, जिसको हम अप्रूवर भी कहते हैं। विटनेस ऑफ द स्टेट होता है, वादा माफ गवाह, पार्टनर इन क्राइम, सुल्तानी गवाह, यानी कि एक ऐसा को एक्यूज जिसका क्रिमिनल एक्ट के साथ ऐसा रिलेशन है कि वो अदर एक्यूज को ज्वाइंटली चार्ज कर सकता है। एक्म्प्लिस एक्टिव पार्टिसिपेटर ऑफ द क्राइम है। गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम है हु मेक्स द एडमिशन ऑफ फैक्ट्स शोइंग दैट ही हैज द कॉन्शियस हैंड इन द ऑफेंस। आर्टिकल 16 कहता है कि एक्म्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इन ताजीर केसेस, लेकिन हदूद केसेस के अंदर ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। याद रखने वाली बात यह है, हदूद केसेस के अंदर एक्म्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ताजीर केसेस के अंदर एक्म्प्लिस कॉम्पिटेंस विटनेस है। एक्म्प्लिस क्यों अनट्रस्टवर्दी ऑफ द क्रेडिट है, वो विटनेस क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ही हैज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पार्डन। वो पर्जरी कमिट कर सकता है, वो अपना गिल्ट जो है वो दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर सकता है। सो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं लेकिन वो गवाही नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है किन चीजों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। चैप्टर 3 इसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ने हमें क्या बताया है? नंबर ऑफ द विटनेस। जब पहले हमने कहा कौन गवाही दे सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि कितने बंदे जो हैं वो एज विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। सो आर्टिकल 17 इनको डिस्कस कर रहा है। आर्टिकल 17 में कहा गया है the competence of the person and the number of witnesses required shall be determined in accordance with the injunctions of the Islam laid down in Holy Quran and Sunnah। होली कुरान और सुन्ना में जो विटनेसेस की नंबर बताया गया है, हम उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात है सिविल केसेस में, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कितने विटनेसेस होंगे, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में कितने विटनेसेस होंगे। shall be by 2 men or 1 man and 2 women so that one may remind the other and the evidence shall be led accordingly। फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपने याद रखना है एक मर्द और 2 औरतें उसके साथ, या फिर 2 मर्द। अब ये चीज आपने याद रखनी है। अक्सर लॉ गेट के अंदर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कौन कौन गवाही दे सकता है। सो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि 1 मेल और 2 वोमेन, और का वर्ड यूज किया जाता है, 1 मेन और 2 वोमेन। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाता है कि 2 मेन, या फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया जाता है 1 मैन एंड 2 वोमेन। एंड और का डिफरेंस आपने याद रखना है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जाता है कि 4 फीमेल्स। सो आपने क्या याद रखना है कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर वैसे तो 2 एडल्ट मेल मेंबर्स होंगे, लेकिन जहां पर 2 मेल मेंबर्स नहीं है तो एक मेल के साथ 2 फीमेल
उस एक के बदले में आएंगी, यानी कि एक के बदले में 2 औरतों की गवाही कंसीडर की जाएगी। सो जहां पर ऑप्शन होगा 1 मेल प्लस 2 फीमेल, तो आप उस ऑप्शन को टिक करोगे, या अगर कहीं पर दिया होगा 4 फीमेल तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन जहां पर हो 1 मेल और 2 फीमेल्स तो वो और वाला ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देती हैं। सेकंड है, क्रिमिनल केसेस के अंदर सिर्फ एक विटनेस होगा, बाकी जितने भी मैटर्स हैं उनके अंदर एक मेल या फिर एक फीमेल विटनेस इज मोर देन एनफ। लेकिन इसके साथ ही फिर हमें यह बताया गया है कि हुदूद केसेस के अंदर फीमेल कभी भी विटनेस के तौर पर नहीं आ सकती। ये चीज आपने याद रखनी है। ताजीर केसेस में फीमेल हो सकती है, लेकिन हुदूद केसेस के अंदर फीमेल एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती। हुदूद केसेस के अंदर हमेशा 2 मेल विटनेस होंगे, जबकि जिना और जिना बिल जबर के केस में कितने विटनेसेस होंगे, उसमें हमेशा 4 मेल होंगे। सो एडल्ट मेल मेंबर्स इन केसेस ऑफ द हुदूद 2 मेल मेंबर्स। जिना और जिना बिल जबर के केस में हमेशा 4 मेल विटनेस होंगे। जिना और जिना बिल जबर के केसेस में फीमेल कभी भी विटनेस नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा कि हुदूद केसेस के अंदर फीमेल विटनेस नहीं हो सकती। सो आर्टिकल 17 ने नंबर ऑफ विटनेसेस को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि किन किन चीजों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 29 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर इसके साथ डील करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्ट इटसेल्फ क्या है। फैक्ट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 2 सब क्लॉज डी के अंदर, कि फैक्ट क्या है, ऐसी चीज जो कि हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो फैक्ट है। या कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, वो फैक्ट है। फैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक फैक्ट इन इशू और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या है, अलेजिंग फैक्ट, जो हमारा डिस्प्यूटेड फैक्ट है, जिसके ऊपर मेन डिस्प्यूट है, मेन कॉज ऑफ इरिटेशन है, जिसको एक पार्टी अलेज कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, वो हमारा फैक्ट इन इशू है। सेकंड है रेलेवेंट फैक्ट, तमाम दूसरे फैक्ट्स जो कि इस मेन फैक्ट इन इशू के साथ रेलेवेंट हैं, वो तमाम हमारे फैक्ट्स रेलेवेंट टू द इशू हैं या हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और एविडेंस जो है वो या तो फैक्ट इन इशू से मुतालिक होगी या रेलेवेंट फैक्ट से मुतालिक होगी। अब इन रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह है और उस जगह पर लेट्स सपोज कराची है, कराची के किसी एरिया में 1 अक्टूबर 2023 को किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, यानी कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ये जो मर्डर है ये क्या है, ये मेन फैक्ट है, ये हमारा डिस्प्यूटेड फैक्ट है। इस तमाम सिनेरियो को आप अपने माइंड में रखते हैं, ए और बी का मर्डर क्या है, वो फैक्ट इन इशू है। सी एक तीसरा बंदा है जो कहता है कि मैंने ए को देखा है बी का कत्ल करते हुए। सो ये भी हमारा क्या है, फैक्ट इन इशू है, मेन कॉज ऑफ इरिटेशन है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है। जबकि इसके ऑपोजिट डी एक तीसरा बंदा है जो आकर ये कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ए को बी को धमकी देते हुए सुना था कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि उस धमकी के असरात में आके ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब डी की जो ये बात है ये क्या है, हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट है जो कि हमारे मेन फैक्ट के साथ कनेक्टेड है। सो ऐसे फैक्ट्स जो कि मेन फैक्ट के साथ कनेक्टेड हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और उन रेलेवेंट फैक्ट से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। अब इसके साथ कुछ इररेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो इररेलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं, वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे अब यहां पर आकर एक तीसरा बंदा कहता है कि ए तो उस वक्त कराची में था ही नहीं, ए तो मेरे साथ लाहौर में था। सो ये
सो ये क्या है, ये है प्ली ऑफ एलिबाई, प्रूविंग वन सेल्फ अदरवाइज देन द प्लेस ऑफ क्राइम। कि ऑब्वियसली एक बंदा अगर लाहौर में है तो वो कराची में आके मर्डर तो नहीं कर सकता, वो दोनों जगहों पर एक साथ तो मौजूद नहीं हो सकता। सो ये आर्टिकल 24 सब क्लॉज 2 प्ली ऑफ एलिबाई, जो कि हमेशा एक्यूज की तरफ से लिया जाता है, हमेशा क्रिमिनल केसेस में लिया जाता है। ये क्या है, अदर थिंग्स इन अदर कनेक्शन। सो फैक्ट इन इशू हमेशा सेम डेट पर सेम प्लेस पर कोई भी ऐसे फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑन द सेम प्लेस एंड सेम डेट दैट आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू, जो कि आर्टिकल 19 रेस्ट जस्टिस के बारे में बता रहा है। जबकि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट्स ऑन एनी अदर प्लेस एनी अदर टाइम बट स्टिल दे आर रेलिवेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट। अब इसके अलावा मजीद कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमारे मेन इशू के साथ रेलिवेंट हैं, जैसा कि मोटिव है, इंटेंशन है, यानी कि ऑफेंस कमिट करने के पीछे का मकसद क्या था। मोटिव रेलिवेंट है, इंटेंशन रेलिवेंट है, प्रिपरेशन रेलिवेंट है, प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट है, यानी कि आपकी कंडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द फैक्ट इन इशू, आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वो भी रेलिवेंट है। इसी तरह क्रिमिनल कंस्पिरेसी, थिंग्स डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, उसका हर एक्ट जो है वो रेलिवेंट है। इसी तरह फैक्ट्स दैट आर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड और बॉडीली फीलिंग्स, वो भी रेलिवेंट है। फैक्ट्स इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये तमाम फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलिवेंट हैं। अगर कोई कस्टम है, कोई यूजेज है जो कि पर्टिकुलरली मेन इशू के साथ लिंक कर रहा है तो वो भी रेलिवेंट है। रूटीन वर्क जो है वो हमारा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिनके अंदर हमारा रूटीन वर्क भी जो है वो रेलिवेंट कंसिडर हो जाता है। अब रूटीन वर्क जो है वो कब रेलिवेंट कंसिडर होता है, सो आर्टिकल 29 इस चीज को डिस्कस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो टीसीएस सर्विस है, यानी कि फलां लेटर फलां बंदे तक पहुंचा था या नहीं, सो रूटीन वर्क में जो टीसीएस वाला बंदा है वो अपने काम कर रहा है, सो अगर किसी वजह से वो पार्सल उस तक नहीं पहुंचा, सो ये रूटीन वर्क भी फिर रेलिवेंट कंसिडर हो जाएगा। सो आर्टिकल 18 to 29 में क्या चीज याद रखने वाली है, फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, और दोनों फैक्ट्स जो हैं वो प्रूफ किए जा सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एडमिशंस और कन्फेशंस। अब एडमिशन और कन्फेशन किस तरह से रेलिवेंट है, सो एडमिशन के साथ डील कर रहा है आर्टिकल 30 to आर्टिकल 36 और उसके साथ डील कर रहा है आर्टिकल 43। जबकि कन्फेशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो कन्फेशन के साथ आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 इसके साथ रेलिवेंट हैं, जो कि कन्फेशन को डील कर रही हैं। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन की एप्लीकेबिलिटी हमेशा होती है सिविल केसेस के अंदर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम। जबकि ऑन द अदर हैंड कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में होता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हम कन्फेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, एडमिशन ऑफ गिल्ट। सो अगर आप किसी अपने इलीगल एक्ट की एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, इकबाले जुर्म कर रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन और कन्फेशन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी, एडमिशन में भी और कन्फेशन में भी। अब ए एक बंदा है जो कि आके इस चीज का एडमिट कर रहा है, इस चीज का एतराफ कर रहा है कि हमारा एक और ई पर्सन है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए ने एक स्टेटमेंट दी तमाम लोगों के बिहाफ पे। इसी तरह कन्फेशन के केस में भी ए पर्सन ने गवाही दी कि ई का हमने कत्ल किया है, हम सब ने मिलकर कत्ल किया है। अब एडमिशन के केस में ए की जो ये स्टेटमेंट है कि हम सब ने मिलकर ई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि एडमिशन जो है वो अपने लिए भी हो सकता है, अपने बिहाफ पे, किसी पार्टी के बिहाफ पे भी हो सकता है, किसी रेफर्ड पर्सन के बिहाफ पे हो सकता है, या किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी हो सकता है। सो ए की जो ये स्टेटमेंट है ये बी सी डी ये इन सब के लिए कंसिडर की जाएगी। ए ने जो ये एडमिशन किया है ये इन सब के बिहाफ पर है, क्योंकि एडमिशन अपनी तरफ से भी हो सकता है, पार्टी के बिहाफ पे भी हो सकता है, या रेफर्ड पर्सन के बिहाफ पे भी हो सकता है। अब
ये रेफर्ड पर्सन्स कौन हो सकते हैं, ये अपॉइंटेड पर्सन्स कौन हो सकते हैं, जिनको पार्टीज खुद रेफर करती हैं तो तब कोर्ट उनको बुलाती है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी। ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कार सेल आउट करने का। ए बी को अपनी कार सेल आउट कर रहा है और बी ए को कहता है कि आया तुम्हारी कार एक्सीडेंटेड है या नहीं। तो ए बी को सेटिस्फाई कर देता है कि मेरी कार एक्सीडेंटेड नहीं है, जिस पर बी पर्सन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी ये कार खरीद लेता है। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद ये भी दोबारा ए के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारी कार एक्सीडेंटेड है। जिस पर ए कहता है कि मैंने ये कार मैकेनिक की शॉप से उठाई थी, सो हम मैकेनिक से पूछ लेते हैं कि आया ये कार एक्सीडेंटेड है या नहीं। सो यहाँ पर ए ने रेफर कर दिया मैकेनिक को। अब मैकेनिक आया, उसने इस कार को चेक किया और उसने कार चेक करते हुए कहा कि ये कार पहले से एक्सीडेंटेड थी। बी पर्सन का इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है। सो ये थर्ड पर्सन मैकेनिक को जो अपॉइंट किया है ये क्या है, रेफर्ड पर्सन है। और इन रेफर्ड पर्सन्स की जो स्टेटमेंट है वो वैलिड एडमिशन कंसिडर की जाएगी। अब इसी तरह इन एडमिशंस के साथ आर्टिकल 43 है जो कि बात करता है स्टॉपल की, कि एडमिशन एक्ट्स एज अ स्टॉपल। स्टॉपल क्या है, स्टॉपल मीन्स टू स्टॉप, यानी कि एडमिशंस के बाद आप अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। ऑल्दो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट स्टिल ये आपको स्टॉप कर देता है, आप अपनी स्टेटमेंट से हट नहीं सकते। अब ये एडमिशंस आइदर ऑरल होते हैं, रिटन होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, आउटसाइड द कोर्ट हो, इनसाइड द कोर्ट हो, इनकी एविडेंट्री वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। सो एडमिशन का हमने डिस्कस कर लिया कि एडमिशन क्या है, वो कौन कर सकता है। अब आ जाते हैं कन्फेशन के ऊपर। अब कन्फेशन में ए ने जो ये स्टेटमेंट दी थी कि हम सब ने मिलकर ई का मर्डर किया है, ये तमाम लोगों के बिहाफ पे कन्फेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कन्फेशन हमेशा वन सेल्फ के लिए होती है। पार्टीज के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में या रेफर्ड पर्सन्स पे आप कन्फेशन नहीं कर सकते। कन्फेशन क्या है, एडमिशन ऑफ गिल्ट है, इकबाल जुर्म है। आर्टिकल 43 कहता है कि को एक्यूज अगर कोई कन्फेशन करते हैं तो वो सिर्फ उसके अपने पार्ट पे कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा, बाकी एक्यूज के लिए वो कन्फेशन कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि कन्फेशन हमेशा वन सेल्फ के लिए होती है। को एक्यूज के बिहाफ पे कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वैलिड पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक और आर्टिकल है जो कि बात करता है कि अगर तो कोई पर्सन बिफोर पुलिस कोई कन्फेशन करना चाहता है तो उसकी कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है, पुलिस के सामने आप कन्फेशन नहीं कर सकते। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई पर्सन कन्फेशन करना चाहता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको राइट फोरम यानी कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन होगी वो वैलिड पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। वो 164 के CRPC के अंडर वो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज कन्फेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट इज द राइट फोरम। सो यहाँ से हमारे पास कन्फेशन की दो काइंड्स निकलती हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरी आ जाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई वैल्यू भी नहीं है। जुडिशियल कन्फेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, क्योंकि अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड अ सेक्रेट पीस ऑफ एविडेंस। पुलिस के सामने पुलिस स्टेशन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पार्टीज को कंट्राडिक्ट करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को शेक कर देते हैं। इसी तरह कन्फेशन इज कंसिडर्ड अ कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि अगर कोई पर्सन एतराफ़ कर देता है अपने जुर्म का तो उसके बाद नेक्स्ट फोरम क्या है कि उस पर्सन को सजा दी जाएगी। सो अगर कोई पर्सन अपने इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट करना चाहता है तो वो रिट्रैक्ट कर सकता है।
लेकिन उसमें भी स्टेज ऑफ रिट्रैक्शन को देखा जाएगा। अर्ली स्टेज पे तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर केस बिल्कुल डिसाइड होने वाला है तो उस स्टेज पे रिट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो एडमिशन और कन्फेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इनके दरमियान का मेन डिफरेंस क्या है। एडमिशन हमेशा सिविल केसेस के अंदर होता है, कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस का कॉन्सेप्ट है। एडमिशन जो है वो अपने पार्ट पे भी होता है, पार्टीज के बिहाफ पे भी और रेफर्ड पर्सन्स के बिहाफ पे भी होता है, लेकिन इन द अदर हैंड कन्फेशन जो है वो हमेशा अपने लिए होता है, बाकी पर्सन्स के बिहाफ पे कन्फेशन नहीं किया जा सकता। फिर एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जबकि कन्फेशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब ये भी डाइंग डिक्लेरेशन भी जो है वो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को हम उर्दू में कहते हैं बयाने नज़ा, यानी कि मरते वक्त अगर कोई शख्स कोई बयान दे रहा है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। डाइंग मीन द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई एंड डिक्लेरेशन मीन स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई जस्ट बिफोर हिज डेथ, दैट विल बी कॉल्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कि पर्सन जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो उसके बाद उसकी डेथ वाकया होना जरूरी है, यानी कि उसकी डेथ को प्रूफ करना मस्ट है। सेकेंडली, जो वो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स के मुतालिक दे जिससे उसकी मौत वाकया हुई है, यानी कि वो जो हालात व वाकयात अपनी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करे वो उसकी कॉज ऑफ डेथ को लिंक कर रहे हो, वो उसकी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। थर्डली, स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और जब ये सेंसिबली डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगी, देन दिस डाइंग डिक्लेरेशन विल बी कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस। और अगर इसमें कोई एक एसेंशियल जो है वो मिसिंग है तो फिर इसके लिए कॉरबोरेशन की जरूरत होगी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस डाइंग डिक्लेरेशन को जो है इसको इतना वैल्यूएबल कंसिडर क्यों किया जाता है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि जिनकी वजह से इसको एक स्ट्रेंथन पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। सो पहली बात है, ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ द डाइंग पर्सन, कि जो मरने वाला बंदा है उसको कोई वर्डली इंटरेस्ट नहीं है, उसको दुनिया से अब कोई लगाव नहीं है। जो माइंड है डाइंग पर्सन का वो उसे इंड्यूस कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि तुम सच बोलो, क्योंकि उसने उसके बाद अल्लाह के पास जाना है। सो इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है डाइंग पर्सन्स की, वो एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब एक पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरा पर्सन है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड करने वाला बंदा है उसको तो एक्चुअल हालात का नहीं पता, वो तो उसकी सुनी सुनाई बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, और सुनी सुनाई बातें क्या है, हेयरसे एविडेंस है, जो कि कानून के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमारा ये आर्टिकल 46 एक एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस के रूल के ऊपर, जिसकी वजह से इस डाइंग डिक्लेरेशन को एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैजिस्ट्रेट इज द राइट पर्सन टू रिसीव द डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाए या इस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। देन द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ डॉक्टर, या फिर पुलिस के सामने वो स्टेटमेंट हो सकती है अगर पुलिस वहां पर मौजूद है और दो विटनेसेस होते हैं, और अगर वो पर्सन अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने की पोजीशन में है तो उससे उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो इस पोजीशन में नहीं है तो फिर थंब मार्क लिया जाएगा, उसके जो अंगूठे का निशान है वो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। अनऑथराइज्ड पर्सन की गैदरिंग को जो है वो डिस्करेज किया जाएगा ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि आउटसाइड का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर। वो बंदा अपने हालात को खुद एक्सप्लेन करे जो कि उसने देखा है, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स की तरह इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि प्रॉपर फोरम होना चाहिए
कि ताकि वो बंदा बगैर किसी के दबाव में आए अपनी मर्जी से अपनी चीजों को एक्सप्लेन करे जो कि उसने देखा है। सो आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 59 के ऊपर। आर्टिकल 59 बात करता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स या एक्सपर्ट ओपिनियंस व्हेन रेलेवेंट। अब आर्टिकल 59 इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल ऑफ द एविडेंस। क्यों ये हेयरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कोर्ट के अंदर आके अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने मुशाहिदे के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने चीज़ों को डायरेक्टली होते हुए नहीं देखा होता, इसलिए सुनी सुनाई बात होती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हेयरसे एविडेंस की एक्सेप्शन है, इन सुनी सुनाई बातों को भी रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है। और एक्सपर्ट ओपिनियन कब लिया जाता है? पॉइंट ऑफ आर्ट के ऊपर, साइंस के ऊपर, फॉरेन लॉ के ऊपर, या फिर किसी पर्सन की हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशन के ऊपर अगर कोर्ट ने कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो फिर वो इन एक्सपर्ट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाती है ताकि वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सके। और ये जो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इन एक्सपर्ट्स का अपनी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको अपनी पर्टिकुलर फील्ड पर उबूर हासिल हो। जिस चीज़ को वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उस चीज़ में स्किल्ड हो, उनको पता हो कि हम क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ऐसे तमाम बंदों का ओपिनियन जो कि फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या ऐसे क्वेश्चन जो किसी पर्सन की हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशंस को के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स हैं और ऐसे पर्सन्स को एक्सपर्ट कहा जाएगा। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपना ओपिनियन दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है या अगर कोई मर्डर का केस है जिसमें किसी पर्सन को बुलेट्स लगी हैं, तो वो ये बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन से लगी हैं, कितने फासले से लगी हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। या अगर कोई एक्सीडेंट है तो ये बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से इस बंदे को गिराया गया है, यानी कि उनका जो एनालिसिस है। अब उनको एक्चुअल सीन का नहीं पता कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअली ये कैसे हुआ था तमाम वाकया, लेकिन वो अपने मुशाहिदे के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं वो रेलिवेंट है एंड दे आर द एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल ऑफ द एविडेंस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ द कैरेक्टर, जिसको आर्टिकल 67 से आर्टिकल 69 तक एक्सप्लेन किया गया है। अब ये रेलेवेंसी ऑफ द कैरेक्टर क्या है, ये कब रेलेवेंट होते हैं? सो इन कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट के अंदर भी हमें दो कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। पहले तो कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए कहा है कि कैरेक्टर के अंदर हमारे पास बोथ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन भी आती हैं। सो एविडेंस जो है वो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन के ऊपर जो है वो दिया जा सकता है। सो दो कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं इस कैरेक्टर से रिलेटेड? आर्टिकल 67 to 69 में सबसे पहली बात की जाती है सिविल केसेस की, कि सिविल केसेस में कैरेक्टर किस हद तक रेलिवेंट है। सेकंड चीज आती है क्रिमिनल केसेस की, कि क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर की रेलिवेंसी किस हद तक है। अब इन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस की कैटेगरीज के अलावा कैरेक्टर की कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैरेक्टर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। सो ये गुड और बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है सिविल केसेस में? तो आर्टिकल 66 ने कंप्लीटली बता दिया कि जब कभी भी किसी पर्सन के कैरेक्टर की बात आती है तो सिविल केसेस के अंदर गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर दोनों इररेलेवेंट है, सिरे से ही कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं क्रिमिनल केसेस के ऊपर। तो आर्टिकल 67 ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट है, कि आया ये बंदे का कैरेक्टर ठीक था या नहीं, इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन रिप्लाई के अंदर उस पर्सन का कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब रिप्लाई से क्या मुराद है? यानी कि अगर एक्यूज पर्सन खुद अपने कैरेक्टर की गवाही देना शुरू कर दे कि मैंने फलां फलां अच्छे काम किए हैं, मेरा कैरेक्टर इस तरह से है, तो उसकी रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन उसके बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए एविडेंस ला सकती है। सो आर्टिकल 67 से 69 में क्या कहा
कि प्रीवियस बैड या गुड कैरेक्टर सिविल केसेस के अंदर रेलिवेंट नहीं है, क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है। और ये बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट से रेलिवेंट कब हो जाता है? रिप्लाई के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 डील्स विद द टॉपिक ऑफ ऑरल एविडेंस और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 70 से। अब आर्टिकल 70 की तरफ आ जाएं तो आर्टिकल 70 कहता है प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स बाय ऑरल एविडेंस। अब इसमें सिंपल कहा गया है कि एविडेंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल एविडेंस कौन सा होता है कि जब आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अपना एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑरल एविडेंस। जबकि इसके कंट्रास्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है। आप कोर्ट के अंदर कोई दस्तावेजात पेश कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आर्टिकल 70 हमें कहता है कि all the facts except the contents of documents may be proved by oral evidence, कि oral evidence तमाम situations में दिया जा सकता है except the contents of documents। जहां पे आपने किसी document के contents को prove करना है तो वहां पर आप documentary evidence ही लेकर आएंगे, वहां पर oral evidence acceptable नहीं है। oral evidence बाकी तमाम facts को prove करने के लिए admissible है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, लेकिन जहां पर डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की बात आती है तो वहां पर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लेकर आना है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप कोर्ट में लेकर आते हो तो वहां पर ऑरल एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पर ऑरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाता है। ऑरल एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की आगे हमारे पास फर्दर कुछ काइंड्स हैं जिनमें हमारे पास आता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारे पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। Primary documentary evidence is explained under section article 73 and 75, while secondary documentary evidence is explained under article 74 and 76 of कानूनी शहादत ऑर्डर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। सो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का आइडेंटिटी कार्ड है, वो आईडी कार्ड आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आप उसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा लेते हो, उसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज करवा लेते हो, तो वो आपका क्या है? वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सो सिंपली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी ओरिजिनल चीज है और सेकेंडरी उस ओरिजिनल की फोटोकॉपी है। फिर प्राइमरी एविडेंस को मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस, कि जहां पर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है। लेट्स सपोज कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है और आपका वो एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो हर एग्रीमेंट का वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्राइमरी एविडेंस है। फिर फर्दर कहा है व्हेन द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप एक लेटर के थ्रू उसे अपनी ऑफर भेजते हो, जब उसे ये ऑफर रिसीव हुई तो उसने एक इन रिटर्न आपको एक लेटर भेजा जिसके अंदर वो अपनी एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है। तो ये जो दोनों लेटर्स हैं ये काउंटर पार्ट्स हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के। सो हर काउंटर पार्ट जो है वो आपका प्राइमरी एविडेंस है। फिर फर्दर यहाँ पर कहा है कि लिथोग्राफी और फोटोग्राफी ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ
contents of the rest। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अपने प्रिंटर के थ्रू कोई प्रिंट्स वगैरह निकालते हो तो एक डॉक्यूमेंट के जितने भी प्रिंट्स निकलेंगे वो तमाम प्रिंट्स जो हैं वो आपके प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन इन्हीं प्रिंट्स की अगर आप फोटोकॉपीज निकालते हो तो वो फोटोकॉपीज सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कंसिडर की जाएंगी। सो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है कि कॉपीज थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस, फोटोग्राफ्स और ऑफ कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, all these are considered in the category of secondary documentary evidence। so simple difference क्या है? Primary documentary evidence is the original document while secondary documentary evidence is the photocopy of original one। अब हम देखते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जहां पर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो तो वहां पर जो सेकेंडरी एविडेंस है, जो फोटोकॉपीज है, वो एडमिसिबल नहीं होंगी। यानी कि ओरिजिनल की प्रेजेंस में फोटोकॉपी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 76 हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता है कि जहां पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? नंबर 1, इफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। अगर तो प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, अदालती फाइल का हिस्सा है, तो वहां पर फिर सेकेंडरी एविडेंस आप पेश कर सकते हो। सेकेंडरी, when due to the volume or bulk of the original, copies have been made by means of microfilming or other modern devices। for example, अगर तो प्राइमरी एविडेंस जो है वो बल्कि है, यानी कि जैसे हमारे पास FIR वगैरह का रजिस्टर होता है, अब वो पूरा का पूरा रजिस्टर तो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। या फिर अगर तो वो न्यूमरस इन नंबर है, जैसे कि पटवारी के पास रिकॉर्ड ऑफ राइट के बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो उन तमाम रजिस्टर्स को पेश करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर सेकेंडरी एविडेंस यानी कि उनकी जो फोटो कॉपीज है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होती हैं। या फिर अगर कहीं पर प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर प्राइमरी एविडेंस ऑपोजिट पार्टी के पास है, तो फिर आप कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव कर सकते हो। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिनके अंदर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को डील करता है आर्टिकल 85 to 89 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। अब सबसे पहले बात आती है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन तक हर बंदे की रसाई मुमकिन है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा रिकॉर्ड जो कि हर बंदे के लिए इजीली एक्सेसिबल है। सिंपली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल जो हमारे लॉज वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, या कोई भी रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन किया जाता है, जिनको किसी भी वक्त कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है, उनको हम कहते हैं कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जबकि इनके ऑपोजिट प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से हैं? अब कानूनी शहादत ऑर्डर ने प्राइवेट डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो तमाम हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें निकाहनामा, जब तक वो निकाहनामा एक पर्सन के पास होता है वो उसका क्या होता है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर करवा लेते हो, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपका प्राइवेट नहीं रहता बल्कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन ने या ग्रुप ऑफ पर्सन ने अपनी इंडिविजुअल या कलेक्टिव कैपेसिटी में बनाए हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लीज, मॉर्गेज, डीड्स,
पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्सेट्रा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कौन सा सेक्शन आर्टिकल एक्सप्लेन करता है? आर्टिकल 90 से आर्टिकल 101 प्रिजम्पशन को एक्सप्लेन करते हैं। सिंपली प्रिजम्पशन को क्या कहते हैं? हम किसी चीज को प्रिज्यूम करना, यानी कि ऐसा फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड बट थॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि ऐसी चीज जो अभी साबित नहीं हुई, जो अभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन प्रिज्यूम ये कर लिया जाता है, फर्ज ये कर लिया जाता है कि ये चीज इस तरह से है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन ली जाती है कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी जेन्युइननेस को करेक्ट कहा जाता है, कि 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट है प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो उस डॉक्यूमेंट में कोई एम्बिग्विटी हो सकती है, लेकिन प्रिज्यूम ये किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है। इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन तमाम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से मैप्स या प्लान्स वगैरह इशू किए जाते हैं उनको भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशंस एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि हर वो डॉक्यूमेंट जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एडमिनिस्टर किया गया है, वो एग्जीक्यूट किया गया है, नोटरी पब्लिक ने उसको ऑथेंटिकेट किया है और ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि उसकी जेन्युइननेस को भी करेक्ट प्रिज्यूम कर लिया जाता है। सो ये कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो डॉक्यूमेंट से मुतालिक ली जाती हैं। ऑल्दो ऐसी चीज़ प्रूव नहीं हुई, लेकिन हम उसको प्रिज्यूम ये कर लेते हैं, हम फर्ज ये कर लेते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है तो ये इस तरह से ही होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 6 इसको एक्सप्लेन कर रहा है, आर्टिकल 102 से आर्टिकल 110 तक। सिंपली इस टॉपिक के अंदर हमें क्या बताया गया है? हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि जहां पर एक चीज आप डॉक्यूमेंट से प्रूव कर देते हो तो वहां पर ऑरल एविडेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है, ऑरल एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर कहा गया है कि अगर तो बात आती है, अगर तो क्वेश्चन आता है किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी एग्रीमेंट की, और उस एग्रीमेंट को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख दिया गया है, तो तमाम केसेस के अंदर जहां पर भी लॉ आपसे ये डिमांड करता है कि आप इस चीज को प्रूव करो, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक आप कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या फिर उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस उन केसेस में जहां पर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है। सो सिंपल इसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एग्रीमेंट के तौर पर वो डॉक्यूमेंट ही आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एडमिसिबल है। उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है आर्टिकल 111 से आर्टिकल 112, जो कि बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको पार्टीज की तरफ से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो दो काइंड्स ऑफ फैक्ट्स हैं, नंबर 1 इज एडमिटेड फैक्ट्स एंड सेकंड इज जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स। एडमिटेड फैक्ट्स कौन से हैं? जो कि ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपल है कि अगर कोई पार्टी किसी एक फैक्ट को एलेज कर रही थी और दूसरी पार्टी बजाय उस फैक्ट को डिनाई करने के वो उस फैक्ट को एडमिट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट एडमिटेड फैक्ट्स। अब पार्टीज अगर उन एडमिटेड फैक्ट्स को भी प्रूव करने लग जाएंगी तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो पहली चीज, पार्टीज ने एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना। सेकेंड, हमारे पास आते हैं जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जिनको साबित करना या जिनके बारे में नॉलेज होना कोर्ट की जिम्मेदारी है, पार्टीज के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, पार्टीज ने इन फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना। अब जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन से हैं?
कि पाकिस्तान का कानून कौन कौन सा है, आर्टिकल्स ऑफ द वार और आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी सीट्स हैं अदालतों के अंदर और कितनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, डिवीजन ऑफ टाइम जो है, टेरिटरीज हैं, छुट्टी कब होगी कब नहीं होगी। सो ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज रखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। पार्टीज ऐसे फैक्ट्स को प्रूव नहीं करेंगी, जुडिशरी ने ये चीज साबित करनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चैप्टर 8, जो कि बात करता है एस्टॉपल की। अब आर्टिकल 114 से आर्टिकल 116 इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। सिंपली एस्टॉपल का वर्ड निकला है टू स्टॉप, किसी को रोकना। अब किस चीज से रोकना? ये कहा जाता है कि सिविल केसेस में जहां पर कोई पर्सन अपने किसी एक्ट या ओमिशन से या फिर कोई भी पर्सन कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है और उसकी उस स्टेटमेंट देने के बाद कोई दूसरा बंदा उस पर एक्ट अपॉन करता है, यानी कि उसकी स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई एक्ट करता है, तो फिर बाद में ये पहला बंदा अपनी उस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता। आप उस पर्सन को स्टॉप कर देते हैं, उस पर स्टॉपर लग जाता है कि जो बात उसने पहले कही है अब वो उस बात से मुकर नहीं सकता। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए एक बंदा है जो कि कहता है कि फलां प्लॉट मैंने खरीद लिया है, और बी सी डी बहुत सारे बंदे हैं जिनको आकर ये कहता है कि अगर कोई बंदा मुझसे मेरा ये प्लॉट खरीदना चाहता है तो मैं उसको बेचने के लिए तैयार हूँ। बी दूसरा बंदा सामने आया और उसने उसकी स्टेटमेंट पर यकीन करते हुए कहा कि मैं ये प्लॉट लेने के लिए विलिंग हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑल्दो ए उस वक्त उस प्लॉट का मालिक नहीं था। बाद में ई पर्सन से ए ने वो प्लॉट खरीदा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कितने पैसों में उसने खरीदा? लेट्स सपोज कि उसने ई से प्लॉट परचेज किया है 12 करोड़ में। जब उसको प्लॉट का इंतकाल मिल गया तो उसके बाद एक तीसरा बंदा उसके पास आया जिसने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा ये प्लॉट 14 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ। अब ए को तो फायदा हो रहा था, तो ए ने एफ को कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपना प्लॉट बेच दूंगा। तो जब बी को इस सौदे के बारे में पता चला तो उसने आकर ए को कहा कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमने मेरे साथ इस प्लॉट का सौदा कर लिया है, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। सो यहाँ पर बी ने क्या कर दिया? ए के ऊपर स्टॉपर लगा दिया। अब आप कोर्ट के थ्रू अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। सो स्टॉपर में एक पर्सन ने एक स्टेटमेंट कह दी, दूसरे पर्सन ने उस पर एक्ट अपॉन कर लिया, तो पहला बंदा अपनी स्टेटमेंट से नहीं हट सकता। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो कि स्टार्ट होता है आर्टिकल 117 से आर्टिकल 128 तक। अभी तक तो हमने क्वेश्चंस देख लिए, विटनेस कौन होगा, विटनेस कितने होंगे, किस चीज के मुतालिक गवाही दी जाएगी, गवाही कैसे होगी। सो ये टॉपिक कहता है कि एविडेंस लेकर कौन आएगा, गवाही लाएगा कौन, हु विल प्रूव, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बर्डन किसके ऊपर है चीजों को साबित करने का। सो हमारे पास दो केसेस हैं, एक सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस है, क्योंकि कानूनी शहादत ऑर्डर क्रिमिनल केसेस पर भी एप्लीकेबल है और सिविल केसेस पर भी। सो सिविल केसेस में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जबकि इन कंट्रास्ट क्रिमिनल केस में भी हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड। अब सिविल केसेस में गवाही लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु वांट्स टू द कोर्ट टू डिसाइड द केस इन हिज फेवर, जो चाहता है कि कोर्ट उसके हक पे फैसला करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। अब प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपना सूट लेकर आया है तो वो यही चाहेगा कि अदालत उसके हक में फैसला करे। तो सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूफ है, वो किसके ऊपर है? वो प्लेंटिफ के ऊपर है। जबकि क्रिमिनल केसेस की तरफ अगर हम आ जाएं तो क्रिमिनल केसेस में जो बंदा भी इल्जाम लगा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। अब प्रोसिक्यूशन कहती है
कि फलां बंदा जो है वो एक्यूज्ड है, वो इस केस का मुल्जिम है। अब उसने इस पर्सन को मुजरिम साबित करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गई। प्रोसिक्यूशन ने ये चीज प्रूफ करनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जबकि सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर आ गया। अब एक बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से एक्यूज्ड पर शिफ्ट कब होता है? तो शिफ्ट उन सूरत में होता है कि जब एक्यूज की तरफ से कोई प्ली ले ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इल्जाम क्या है प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि एक्यूज्ड ने बी का कत्ल किया है। अब पहले तो जिम्मेदारी थी प्रोसिक्यूटर के ऊपर कि वो इस चीज को प्रूव करे कि एक्यूज ने कत्ल किया है। अब अगर तो एक्यूज ये मौकफ ले लेता है, ये प्ली ले लेता है कि इसका कत्ल नहीं हुआ बल्कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से एक्यूज के ऊपर। क्योंकि पीपीसी क्या कहती है कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। सो जहां पर एक्यूज की तरफ से कोई प्ली ले ली जाती है, कोई मौकफ इख्तियार कर लिया जाता है, देन ही हैज टू प्रूव द केस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर प्रोसिक्यूटर से शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड के ऊपर। सो सिंपल आपने क्या याद रखना है, सिविल केसेस में जो बंदा चाहता है कि कोर्ट उसके हक में फैसला करे, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है जनरली, लेकिन एक्यूज की तरफ से अगर कोई प्ली ले ली जाती है, कोई मौकफ इख्तियार कर लिया जाता है, तो फिर हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन से एक्यूज की तरफ। लेकिन जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर 10 के ऊपर, जो कि डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के ऊपर, कि कोर्ट में जब एविडेंस लाया जाएगा तो विटनेस की गवाही किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, क्या प्रोसीजर है एविडेंस रिकॉर्ड करने का। सो एग्जामिनेशन के हमारे पास 3 तरीके हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस किस तरह से होगी। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 री एग्जामिनेशन। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, गवाह का पहला बयान। अब एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि जो बंदा भी गवाह को बुला रहा है बयान देने के लिए, कॉलिंग पार्टी जो है वो गवाह का पहला बयान रिकॉर्ड करवाएगी। जो भी गवाह को बुला रही है उसका अपना वकील उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, नरेशन की सूरत पे होगा। जैसे हम कोर्ट में देखते हैं कि गवाह आता है और लिखा जाता है बरहलफ बयान किया, और फिर पूरी एक पैराग्राफ की सूरत में उसका बयान लिखा जाता है नरेशन की सूरत में। सो यहाँ पर जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है तो कॉलिंग पार्टी उसको लुक में नहीं दे सकती, उसको बता नहीं सकती कि फलां चीज़ भी तुम अपने बयान में बताओ, फलां चीज़ जो हुआ था अक्रेंस उसको भी एक्सप्लेन करो, यानी कि उसको नरेट नहीं कर सकती, उसको लीड नहीं कर सकती, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि फलां फलां चीज़ों को एक्सप्लेन करो। सो सिंपली एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आंसर की तरफ लीड कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाते। इसके कंट्रास्ट हमारे पास है क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, जिसको हम कहते हैं जरा। जब अपोजिट पार्टी आपके इसी बयान के ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग करती है, आप पे जरा करती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चंस की सूरत में हो सकता है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपने हाँ या ना में, यस और नो में आपने उसका आंसर देना है। अब इस क्रॉस एग्जामिनेशन को करने का पर्पस क्या होता है, इसके पीछे का मकसद क्या होता है? सो मेन एम ऑफ डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट दी वेरासिटी ऑफ द विटनेस। विटनेस को आपने टेस्ट करना है, उसके क्रेडिट को आपने शेक करना है कि आपने ये बताना है कि इस गवाह ने पहले जो बयान दिया है वो टोटली झूठ पर मबनी था, आपने उससे सच उगलवाना है, आपने उससे चीज़ों को उगलवाना है। सो आप उससे घुमा फिराकर किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उसके कैरेक्टर को शेक कर सकते हो कि इसका किरदार ठीक नहीं है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की भी कुछ कंडीशंस हैं कि उसके अंदर आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछने, ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्कैंडुलस हैं,
हैं जो कि इंसल्टिंग है, एनोइंग है, विटनेसेस को गुस्सा दिला रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं, तो इनडिसेंट और स्कैंडुलस क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछ सकते। आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आपने उसके क्रेडिट को शेक करना है, उसके एतबार को, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को आपने शेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा प्रोसीजर जो है वो है री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन क्यों करवाया जाता है? अगर तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि कोई एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही हैं, जिनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, तो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस सब्सीक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कॉलिंग पार्टी की तरफ से दोबारा किया जाता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो फिर पार्टीज का री एग्जामिनेशन करवाया जाता है और ये बिल्कुल एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह होता है। आप इसमें लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बिल्कुल नरेशन की सूरत में दोबारा बयान किया जाएगा। सो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन आर टोटली सेम। री एग्जामिनेशन हर केस में नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक केसेस में जहां पर एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए, डाउट क्रिएट हो जाए, तो फिर री एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज पार्टीज का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसी के साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 150, क्वेश्चंस बाय द पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। अब ये सिंपली हॉस्टाइल विटनेस को डिस्कस कर रहा है। हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि ऐसा विटनेस जो कि मुनहरिफ हो गया है। जब आप कॉलिंग पार्टी जिस विटनेस को बुला रही है अपने फेवर में बयान देने के लिए, अगर वो पर्सन उस कॉलिंग पार्टी के बयान के खिलाफ चला जाता है, वो हॉस्टाइल हो जाता है, वो मुनहरिफ हो जाता है, तो फिर ये कॉलिंग पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि चूंकि ये विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, लिहाजा हमें मौका दिया जाए कि हम इसके ऊपर क्रॉस करें ताकि इससे सच्चाई निकलवा सकें, सच्चाई बयान करवा सकें। तो फिर अगर कोर्ट आपको परमिट करती है तो फिर कॉलिंग पार्टी इस विटनेस के ऊपर जो है वो जरा करेगी और इससे जरा बिल्कुल उसी तरीके से होगी जो जरा का तरीकाकार है। लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी की, यानी कि विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश कब किया जा सकता है। सो विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन फ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ व्हिच ही इज क्वेश्चनड। अब ऑकरेंस हुई है, वाकया हुआ है, कोई भी केस हुआ है 2 साल पहले और उसका एविडेंस होता है 2 साल के बाद, तो अब ऑब्वियसली जिस पर्सन ने वो वकुआ होते हुए देखा था 2 साल तक, तो उसको वो चीज याद नहीं रह सकती कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा बंदा आया था, कौन सा बंदा किस टाइम वहां से गया था, एंट्री कितने टाइम पे हुई थी, एग्जिट किस टाइम पे हुआ था। सो आप उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको फाइल दे सकते हो ताकि वो चीजों को रिफ्रेश कर सके और ऑथेंटिक एविडेंस दे सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की एंट्री या एग्जिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रहा है तो 2 साल की बात तो किसी को याद नहीं रहेगी। सो अगर आप उसको वो रजिस्टर प्रोवाइड कर देते हो जिसके अंदर उसने एंट्रीज की थी, तो वो इजीली देखकर आपको बता सकता है। इसी तरह जो एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं बाय रेफरेंस टू देयर प्रोफेशनल ट्रीटीज, यानी कि अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखा था, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया था, लेकिन अब वो उसको भूल चुके हैं क्योंकि वो दिन में कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। सो आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स देकर उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करवा सकते हो। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 जजेस की पावर को, कोर्ट्स की पावर को डिस्कस कर रहे हैं टू पुट द क्वेश्चन। आर्टिकल 161 सिंपली कहता है कि कोर्ट किसी भी पार्टी से किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है और पार्टीज जो हैं वो बाउंड होंगी कि वो कोर्ट के उस क्वेश्चन का आंसर दें। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 164 जो कि बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, कि ऐसे केसेस जिनमें कोर्ट एप्रोप्रिएट कंसिडर करती है तो वो अलाउ कर सकती है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है, फॉर एग्जांपल मोबाइल से या
कैमरास वगैरह से रिकॉर्ड किया गया है, तो वो कह सकती है कि इन एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। सो ये मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जितने भी एविडेंस हैं ये एडमिसिबल हैं, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनको अलाउ करे, कोर्ट बाउंड नहीं है। इसके साथ लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 166 जो कि रिपील को डिस्कस कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एविडेंस एक्ट 1872 को कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ने रिपील किया है। क्यों? इन प्रोविजंस को इस्लामिक इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग लाना था। सो ये हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर का फिंगर टिप्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने लॉ गेट के हवाले से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 166 तक डिटेल में डिस्कस किया है, साथ ही साथ हमने MCQs को भी देखा है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.